तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे एडवांस और पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन कब और कहाँ हुई होगी? आज के मॉडर्न रिसर्चर्स के पास तो शायद इस बात का कोई जवाब नहीं है, पर फिर भी दक्षिण भारत के कुछ ऐसे साहित्य, कुछ ऐसे लिटरेचर्स हैं जिनमें वो जवाब हो जिसे आप और हम मिलकर के ढूंढ रहे हैं। इन साहित्यों का नाम है संगम साहित्य, जो आज तक के सबसे पुराने लिटरेचर्स में से एक है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल में लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्त कि लिटरेचर्स में एक ऐसे साम्राज्य का नाम है जिसका नाम है कुमारी कंदम, जो सबसे पुराना तो है ही है, साथ ही साथ हम ह्यूमंस का भी बर्थ प्लेस हो सकता है। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आकाश खेमचंद और आज इस वीडियो में हम लोग रिसर्च करेंगे कि क्या वाकई में कुमारी कंदम था और ये भी क्या हम ह्यूमंस की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैंने अगर ध्यान से देखे तो दक्षिण भारत ने सनातन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। अगर आप वहाँ के टेक्स्ट में, वहाँ के मंदिरों को देखें तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नई और विचित्र बातें दिखाई देती हैं जो इधर नॉर्दर्न इंडिया में नहीं है। जब मैंने कुमारी कंदम के बारे में पढ़ना, उसके बारे में पड़ताल स्टार्ट करी तो मुझे सबसे ज़्यादा संगम साहित्य में ही मिला, जो कि 2वीं या फिर 5वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था। संगम साहित्य का अर्थ है कैसे समूह, एक ऐसा असेंबली जिसमें तमिल के विद्वान कवि उस समय के बड़े बड़े राजाओं के आश्रित होकर के सम्मेलन किया करते थे और जिसमें अपने अपने योगदान दिया करते थे, अपनी अपनी बातें रखा करते थे और इन कवियों ने मिलकर के ही इस पूरे संगम साहित्य की रचना भी करी थी। इन लिटरेचर से बात पता चलती है कि प्राचीन काल में कुल 3 संगम हुए थे, जिनमें सबसे आखिरी संगम हुआ था तमिलनाडु के मदुराई शहर में, परंतु पिछले 2 संगम हुए थे कुमारी कंदम में ही। आज के रिसर्चर्स का मानना है कि कुमारी कंदम कन्याकुमारी के निचले हिस्से वाले इंडियन ओशन में हुआ करता था। इन साहित्यों से भी पता लगता है कि कुमारी कंदम में पांड्यन राजाओं का बहुत बड़ा साम्राज्य था जो तमिल भाषा में बात करते थे और इसी धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट भी हुई थी। कुमारी कंदम रिच ऑफ कल्चर्स था और बहुत ही अमीर साम्राज्य था, परंतु फिर भी ये समय की मार नहीं सह सका और जिस प्रकार जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा ये साम्राज्य डूबने लगा और यहाँ के लोग पूरी दुनिया में विभाजित होकर अपने अपने नए नए कल्चर्स को स्टार्ट करने लग गए थे। एग्जाम्पल के लिए एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन और तमिल भाषा में बेहद ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। सेंट्रल ऑफ अमेरिका का जो कल्चर है वो भी तमिल से बेहद ज़्यादा मिलता है और इतना ही नहीं, मेडागास्कर के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी भाषा में तमिल झलकती है। इतना कुछ सिमिलैरिटीज़ होना इस बात को तो ज़रूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन सब के उत्पन्न होने का सोर्स एक ही है। मॉडर्न रिसर्चर्स के पास कोई खास जवाब तो नहीं है, पर उनका ये मानना है कि शायद सोर्स एक ही है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार कुमारी कंदम के इस रिसर्च ने तोड़ कब पकड़ा। सन 1864 में एक जूलॉजिस्ट थे जिसका नाम था फिलिप स्कारलेट। वो एक मेडागास्कर में पाए जाने वाले जानवर लीमर के फॉसिल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्हें इस जानवर के फॉसिल दक्षिण भारत में भी मिले और यहाँ पर उनकी बुद्धि चकरा गई, क्योंकि इस जानवर के फॉसिल्स ना तो अफ्रीका में मिले और ना ही मिडिल ईस्ट में मिले, तो सिर्फ मेडागास्कर और दक्षिण भारत में, जिसके बीच में गैप है 5000 किलोमीटर का। यहाँ पर वो इस सोच में पड़ गए कि जानवर अपने आप तो इवॉल्व हो नहीं सकता, तो आखिरकार ये हुआ कैसे। ये सवाल उनके मन में पूरे 1 दशक तक बना रहा। फिर इसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक ऐसी बात रखी इस पूरी दुनिया के सामने, जहाँ पर उन्होंने कहा कि शायद भारत के नीचे एक ऐसा लैंड मास, इतनी बड़ी ज़मीन थी जो भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ती थी, और इस ज़मीन का नाम उन्होंने रखा निमोरिया। उस वक्त में कुमारी कंदम के ऊपर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स ने भी इस हाइपोथेटिकल लैंड मास को ही कुमारी कंदम के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। परंतु इस पूरे सब्जेक्ट में एक फ्लॉ था। वो ये था कि आज के साइंटिस्ट को टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है और वो इस बात को डिनाई करते हैं कि शायद भारत के नीचे कोई भी ऐसा लैंड मास नहीं था। मैं इस बात के कंक्लूजन पर नहीं आया हूँ कि कुमारी कंदम था ही नहीं, क्योंकि तमिल साहित्यों के जो पन्ने बताते हैं कि कुमारी कंदम तो था, उसका जिक्र तो है, और हमारे ग्रंथों में अगर कोई बात लिखी है तो वो एवं ही नहीं लिखी होती। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा और आपको हैरानी भी होगी इस बात को जान करके कि सन 2021 में साइंटिस्ट लोगों को ही एक बहुत बड़ा लैंडमास मिला था जो समुद्र के अंदर है। उसका 94% तो पानी के अंदर ही है, परंतु कुछ हिस्सा ही बाहर है जो सैटेलाइट इमेजेस में साफ साफ देखा जा सकता है। इस लैंडमास का नाम साइंटिस्ट ने रखा था ज़ीलैंडिया।
अब यही कुमारी कंदम है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंटिस्ट ने आज तक पूरे समुद्र की खोज नहीं करी है, और आज तक अगर खोज करने घुसोगे भी तो कुमारी कंदम क्या, न जाने कितने ही सारे लैंड मासेस शायद उन्हें मिल जाए जो कभी पृथ्वी पर तैरा करते थे। अगर पृथ्वी के इतिहास में जाएं तो अलग अलग देशों के अलग अलग कहानी में सेम कहानी ज़रूर सुनने को मिलती है। वो ये है कि बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और सब कुछ डुबा के ले गई। जैसे सनातन धर्म की कहानी, जब राजा मनु को भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार ने गाइड किया था कि एक नाव में सप्तऋषि और अनेक जानवरों को बिठा करके एक नई दुनिया बसाओ। यही सेम कहानी आपको बाइबल में, कुरान में और चाइनीज लिटरेचर्स में और अलग अलग कल्चर्स में भी सुनाई देती है। सोर्सेस का मानना है कि राजा मनु की कथा या फिर ये सब जो हुआ था ये दक्षिण भारत में ही कहीं हुआ होगा, जो एग्जैक्टली लिंक करता है कुमारी कंदम से ही, कि जब कुमारी कंदम सिंक हुआ होगा तो इसी प्रकार से लोगों ने माइग्रेट किया होगा। एक चीज़ और, जब हज़ारों साल पहले आइस एज आया होगा तो उसके बाद जब समुद्र का यानी सी लेवल बढ़ा होगा तो न जाने कितनी ही ज़्यादा सिविलाइजेशन डूब गई होंगी, जैसे द्वारिका, जिसके आज अवशेष भी मिले हैं। और ये बात भी प्रूफ हो गई कि जो बात हमारे ग्रंथों में लिखी है वो सत्य है। इसी प्रकार भले कुमारी कंदम के अवशेष आज तक ना मिले हों, परंतु अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं वो भी है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसे लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, और यदि आप द्वारिका नगरी के ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आकाश खेमचंद आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में दोबारा मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मज़ेदार बातों को लेकर के। तब तक के लिए आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रणाम।